तो हमारा आज का नया टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। हम इस वीडियो में भारत की जनजातियाँ से संबंधित सारा डिटेल समझाएंगे। ठीक है, हम मुख्य रूप से हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि जनजातियाँ की परिभाषा क्या है। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजातियाँ के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए कौन कौन से कारक हैं, या फिर तीसरा पॉइंट हम बताने वाले हैं कि भारत में जनजाति जनसंख्या के वितरण को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। या फिर चौथा हम बताने वाले हैं कि जनजातियों की जनसंख्या के बारे में कि जनजातियों की जनसंख्या कब से वर्तमान तक में कितना है। पांचवा हम बताने वाले हैं कि भारत के कुछ प्रमुख जनजाति समुदाय बताने वाले हैं, कौन कौन से प्रमुख जनजाति समुदाय हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, वो बताने वाले हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको भारत की जनजातियाँ का। जैसे कि पहला देखिए, भारत की जनजाति, ठीक है, जो जनजाति हैं वो आबादी विश्व में सर्वाधिक है। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत की जनजाति है वो सबसे अधिक भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, पूरा विश्व में सबसे अधिक जनजाति पाया जाता है तो वो भारत में है। ठीक है, जो यहाँ की मूल निवास करने वाली जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है। स्वाभाविक सी बात है कि जिस एरिया में वो रहता है उस एरिया को प्रतिनिधित्व करता होगा। आगे देखिए, दूसरा है कि जनजातियाँ एक ऐसा समूह है, सामाजिक समूह है, जो एक क्षेत्र, देखिए एक क्षेत्र मतलब एक विशेष क्षेत्र, मतलब कि सब क्षेत्र में थोड़ी ना पाएगा। एक विशेष क्षेत्र, उसका एक क्षेत्र अलग होता है। कहने का तात्पर्य है एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और अपने ही समूह में विवाह करता है। ये लिंग पर आधारित श्रम विभाजन के अतिरिक्त अन्य श्रम विभाजन नहीं करता है। ठीक है, वो एक ही लिंग पर, जैसे कि कोई संथाल है तो वो संथाल में ही विवाह करेगा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको जनजाति बोला जाता है, जो एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा होता है, एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा होता है, सभी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, यह भी कहने का तात्पर्य देखिए अथवा का बात दिया है, अन्य प्रकार के जनजाति सरदारों से प्रशासित होता है। इसके प्रत्येक समूह की अलग अलग भाषा होती है। स्वाभाविक सी बात है कि अलग जाति होगा उसका अलग भाषा होगा। ठीक है, अलग राज्य में होगा तो उसका अलग होगा। बताए थे कि अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए निम्न मानक निर्धारित किया गया है। कहने का तात्पर्य है सब जाति को थोड़ी ना अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लेगा। ठीक है, कोई भी जाति, जैसे कि कोई जाति हुआ, कोई शेख जाति हुआ, सबको अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया जाएगा। उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किया गया है। वो कौन कौन से मापदंड है, जैसे कि देखिए भौगोलिक एकाकीपन या फिर विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए। सब मतलब कि कुछ अलग होना चाहिए वो, उसमें उसका संस्कृति दूसरे का संस्कृति से कुछ अलग होना चाहिए। कहीं न कहीं वो पिछड़ापन होना चाहिए, कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा इसका इकोनॉमिकल कहीं न कहीं कम होना चाहिए, पिछड़ा जाति का होना चाहिए, या फिर कहीं न कहीं वो संकुचित स्वभाव का होना चाहिए, या फिर आदिम जनजाति का लक्षण होना चाहिए, पुराना जनजाति का लक्षण होना चाहिए। उनका संस्कृति जो जो उसका जाति का लक्षण है वो बहुत ही सालों से चलता आ रहा हो, ये सब उसका लक्षण है। ये सब लक्षण जिस जाति में दिखता है उस जाति को अनुसूचित जनजाति में घोषित कर देगा। एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच को पॉइंट बता दिए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हो गया मेरा। और हाँ देखिए, ये मानक संविधान में स्पष्ट तो नहीं है लेकिन अच्छी तरह से बरकरार है। ये संविधान में नहीं किया गया है कि हाँ पाँचों इन पाँचों का यदि कोई जाति में विशेषता निकला तो हम उसको अनुसूचित जाति में घोषित कर देंगे। ठीक है, ये संविधान में स्पष्ट नहीं है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो टाइटल बताए थे हम आपको, भारत में जनजाति जनसंख्या के वितरण को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं अब समझते हैं, चलिए। देखिए 3 क्षेत्र का नाम क्या है। देखो पहला क्षेत्र का नाम है उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश, दूसरा क्षेत्र का नाम है मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा का नाम है दक्षिणी क्षेत्र। हम इन तीनों क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, चलिए। पहला है उत्तरी, यानी उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश। इसके अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र एवं भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य शामिल है। इन क्षेत्र के अंतर्गत कहने का तात्पर्य कि उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे जनजाति अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। हिमालय के तराई क्षेत्र हुआ, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य शामिल हुआ। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र में देखिए इसके अंतर्गत पारित भारत के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश हुआ,
दक्षिणी राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, जनजातीय। फिर यहाँ पे इसी में देखिए झारखंड हुआ, ठीक है, मध्यवर्ती में झारखंड हुआ, बिहार हुआ, गुजरात हुआ, उड़ीसा हुआ। तीसरा में दक्षिणी क्षेत्र में देखिए, दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ। इन क्षेत्रों में दूसरी जनजाति पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, इन तीनों क्षेत्र के अतिरिक्त अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में कुछ विशिष्ट जनजाति पाई जाती है, जिनमें से कुछ वर्तमान में भी अपने मूल रूप से निवास करती है। भारत सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जैसे कि सोमपेन हुआ, ठीक है, सोमपेन हुआ, जारवा हुआ, सेटलीज हुआ। ठीक है, ये अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोमपेन जनजाति किस जगह से बिलोंग करता हुआ है। ठीक है, जारवा जारवा संस्कृति, सेटलीज संस्कृति। ठीक है, तो हो गया ये पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन निकलेगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कुछ प्रमुख जनजातीय समुदाय के बारे में टिप्पणी करें, या 5 समुदाय दे देगा, भील दे देगा, संथाल दे देगा, हूल दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, उसके बारे में लिखने बोल देगा, टिप्पणी करने बोल देगा, निबंध लिखने बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है। तो देखिए अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं भील। भील जनजाति के बारे में जान लीजिए। ये भारत का सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो भील है। ये मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति, याद रखिएगा। देखिए यहाँ हम कलर चेंज कर देते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अब। ठीक है, उसी में देखिए नेक्स्ट में देखिए भील। भील जनजाति के लोग रीति रिवाज राजपूतों की तरह है, एवं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भीली भाषा बोलता है, तो वो भील जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड जनजाति। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है, गोंड है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रम के अनुसार समझाए सबसे अधिक पाई जाने वाली जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे पहले भील, उसके बाद गोंड आएगा। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राज्यों में, 13 राज्यों में। इनके प्रमुख केंद्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए उसी में देखिए, ये द्रविड़ परिवार की जनजाति है। इनकी भाषा गोंडी है। देखिए नाम से ही उसका भाषा का पता चल रहा है, गोंडी। इनके मुख्य देवता बूढ़ा देव, दुल्हा देव, बूढ़ापेन, यानी इसी को सूर्य बोलता है। इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, भूत प्रेत और जादू टोना से अत्यधिक विश्वास कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति है जो भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करता है, तो कौन? ठीक है, क्या कौन सा, कौन? देखिए संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के लोग कुशल और कृषक और उत्तम शिकारी होते हैं। भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। सबसे पहले भील, फिर उसका गोंड, फिर तीसरा संथाल जनजाति। ठीक है, तीसरी। ये भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम राज्यों में निवास करता है। आगे देखिए, संथाल प्रायः नाटे कद के होते हैं। उनकी नाक चौड़ी होती है, चपटी होती है। इनका संबंध प्रोटोसोलेस प्रजाति से है। देखिए आगे देखिए, मुंडा जनजाति। ये जनजाति का प्रमुख क्षेत्र झारखंड है। इसके अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में निवास करते हैं। ठीक है, उसी में है मुंडा भाषा औष्टिक परिवार की भाषाएं हैं, जिसमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंध शब्दावली के भरमार है। इनकी संस्कृति में प्रकाश डालते हैं। सरहुल इनका प्रमुख त्योहार है। ठीक है, सरहुल इसका प्रमुख त्योहार है। आगे देखिए बोडो जनजाति। ये प्रजाति का मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। देखिए मूल रूप से मतलब इसका मूल स्थान कौन सा है, असम है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोडो जनजाति का मूल स्थान कौन सा है, तो असम है। इसके अतिरिक्त बोडो समूह कछारी, गोरा, गारो, मच, डिमासा, लालू आदि कई जनजातियों से मिलकर बना है। ठीक है,
अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कछारी, गारो, मेच, दिमासा, लालूंग आदि कई जनजाति मिलकर कौन सा जनजाति का निर्माण किया है? तो कौन सा जनजाति का निर्माण किया है? तो बोंडो, ठीक है। तो बोंडो जनजाति, ठीक है। ये लोग बोंडो भाषा बोलते हैं, जो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो तिब्बत और बर्मा भाषा परिवार की है। बोडो जनजाति के भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में अंतर्गत रखा गया है। देखिए 6ठी अनुसूची में रखा गया है, याद रखिएगा। थारू जनजाति बारे में देखिए क्या इसका विशेषता है। थारू जनजाति बारे में, यह जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र एवं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में मुख्य रूप से निवास करता है। थारू जनजाति के हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली के शोक पर्व के रूप में, देखिए शोक पर्व, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीपावली के शोक के रूप में पर्व में कौन मानता है? तो थारू जनजाति। नोट, वर्तमान में दीपावली को शोक परिवार के रूप में नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भोटिया या फिर भूटिया जनजाति। भोटिया जनजाति अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर रहते हैं। इनका संकेंद्रण उत्तरी क्षेत्र, मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों में पाया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। इसमें हम मुख्य रूप से कौन सा टॉपिक बात किए? इसमें हम बात किए हैं, इनका परिभाषा बताएं हम, फिर इनको निर्धारित करने वाले कारक बताएं, फिर हम इनके कितने कितने क्षेत्र में वितरण किया गया है, ठीक है। इसमें मेरा एक सिर्फ बचा जनजातियों की जनसंख्या के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बताना है इसमें, ठीक है। ये टॉपिक पार्ट 2 में आएगा। और हाँ, जैसे कि इसमें लास्ट में बता दिए, भारत के कुछ प्रमुख जनजाति। तो यदि आप सेमेस्टर 4 के भी विद्यार्थी हैं जिसका जियोग्राफी जेनरिक इलेक्टिव है, उसका लिए ये वीडियो था, स्पेशल उसका लिए था। लेकिन यदि आप यूपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं, जियोग्राफी में आपका सहायता दे।